हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजय और शीतल की अभी नई नई शादी हुई होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। ससुराल में जब जाऊंगा तब वहां मेरा कितना अच्छा स्वागत होगा। वैसे भी दामाद को तो इतना माना जाता है और मेरे ससुराल वाले तो मुझे कुछ ज्यादा ही मानते हैं। ऊपर से पहली बार जाऊंगा, मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। जब ससुराल में जाऊंगा तब क्या होगा मेरा। अजय खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। कहीं आप फिर अपने ससुराल के ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे ना? अरे शीतल, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। अरे शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पहली बार जाऊंगा, वहां भी सब मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी हमारे भारत में दामाद को कितना ज्यादा माना जाता है, तो मैं खुश क्यों ना रहूं। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत है जो कुछ दिन में सच होने भी वाली है। वैसे आपका इतने अच्छे से वेलकम किया जाएगा ये देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सच ही कह रहे हो। आपके ससुराल में तो अभी से ही तैयारी भी शुरू हो गई होगी। आखिर उनके दामाद जो घर आ रहे हैं। जितनी इज्जत दामाद को उसके ससुराल में मिलती है ना, उतनी पूरी दुनिया जहां में कहीं नहीं मिल सकती। इतना मान सम्मान दिया जाता है ससुराल में, मानो दामाद नहीं कोई भगवान ही आ गए हों। आप तो वैसे भी मेरे घर के पहले दामाद हो, आपकी खातिरदारी में तो कोई भी कमी छूट ही नहीं सकती। तुम्हारी बात हुई अपने मायके में? हाँ, माँ का फोन आया था। वो बस पूछ ही रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है, इस संडे को हम आ रहे हैं या नहीं। ज्यादा तो आपकी बातें हुई हैं बस। मतलब मैं जो इतना उत्साहित हो रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मेरा वेलकम तो ग्रैंड ही होगा। अगर आपने और भी कुछ सोचना है ना तो सोच लीजिए, क्योंकि तब तक मैं खाना बना लूंगी ना। अरे जब से आपको पता चला है कि हम संडे को मायके जा रहे हैं, तब से तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अजय अपने ससुराल के पहले दिन का ही सोचकर काफी खुश था। वहीं उसके ससुराल वाले भी तैयारी में लगे हुए थे। सुनिए ना, काजू बादाम अखरोट और खजूर ये सब ले आना। ये सब क्यों? अरे भूल गए क्या, दामाद जी आ रहे हैं संडे को घर पर। अब वो आकर कुर्सी पर ऐसे ही खाली थोड़े बैठे रहेंगे। उनको खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स तो देने पड़ेंगे ना। चाय बिस्किट थोड़ी ना अच्छा लगता है। माँ, पर इतना ज्यादा भी क्यों करना? उनको पता चल जाएगा साफ कि ये सब बस उनके लिए हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना। अरे भाई, जब हम कुछ कर ही उनके लिए रहे हैं तो पता चलने में कौन सी बुराई है। घर के दामाद है, इतनी खातिरदारी करना तो बनता ही है। तो मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, मैं सब कुछ ले आऊंगा। ऐसी खातिरदारी के लिए तो एक बार मैं भी दामाद जरूर बनना चाहूंगा। बेटा, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना, तब तुम्हारी भी इतनी खातिरदारी की जाएगी। चिंता मत करो, ये इज्जत मान सम्मान तो दामाद को मिलता ही है। सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। शाम के समय सरिता वापस अपनी बेटी को फोन करती है। अच्छा शीतल बेटा, दामाद जी के लिए सोया चाप, पनीर, चिकन, नान, मीठे में मूंग का दाल का हलवा, रसमलाई, घेवर और मटर पुलाव, ये सब खाने के लिए ठीक रहेगा ना? माँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है, दामाद जी ससुराल में पहली बार आ रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता, नाश्ते में क्या क्या बनाना है? माँ, अब नाश्ता भी करवाओगी क्या 36 तरह का? जितना पूछा है उतना बता। दामाद जी के लिए नाश्ते में क्या रखूं? उन्हें क्या पसंद आएगा? गुजराती नाश्ता रखूं या पंजाबी या कुछ? माँ, वैसे तो उन्हें गुजराती ही पसंद है, बट आप जितना कर रही हो ना, वो कहीं से भी कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। तो चुप कर, दामाद जी आ रहे हैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना तो करूंगी ही ना। सब लोग इतना कुछ कह रहे थे और ये सब अजय को भी पता चल रहा था। दोबारा मम्मी जी ने पक्का मेरे लिए ही फोन किया है ना? हाँ, पूछ रही थी कि उनके दामाद के लिए नाश्ते में क्या बनाना चाहिए। अरे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपको कि क्या बताएं। अच्छा, मेरे कपड़े नए वाले रखना। जब मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा ही बनकर जाऊंगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही बचा है, वो भी हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दामाद घर आने वाला था। दीपक, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है झाड़ू लगा दे। माँ, 5वीं बार आप साफ फर्श पर झाड़ू लगवा रही हो। अरे दामाद आपके जमीन पर थोड़े बैठने वाले हैं। जमीन पर क्यों बैठेंगे? उनके लिए सोफे नए गद्दे लगवा तो दिए हैं, पर जमीन भी तो साफ ही दिखनी चाहिए ना। उनके पैर गंदे नहीं होने चाहिए। चल दोबारा से झाड़ू लगा दे। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं थी। वहाँ अजय भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए निकल जाता है। मम्मी जी और पापा जी तो दरवाजे पर ही खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। मुझे तो बस एक ही बात का डर है,
कहीं वो मोहल्ले के दरवाजे पर ही ना खड़े मिल जाए अपने दामाद का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनकी खुशी आपने देखी नहीं है। बार बार माँ तो यही कह रही है, दामाद जी पहली बार ससुराल आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी ने तो इतने कॉल कर दिए यही पूछने के लिए कि गाड़ी भिजवा दे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ससुराल में उनके रहते कहीं मुझे कोई परेशानी होगी। अब तो मुझे भी देखना है कि दामाद का पहला दिन आखिर ससुराल में कितना अच्छा जाता है। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अजय और शीतल दोनों अजय के ससुराल पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। इतनी देर हो गई है, अभी तक किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पता नहीं, रुको माँ को फोन करके देखती हूँ, किसी काम में लगी होंगी शायद। शीतल अपना फोन उठाती है और माँ को फोन करती है। हेलो माँ, आप कहाँ हो? हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और ये पीछे से आवाज कैसी आ रही है? कहाँ हो आप? बेटा, वो हमारे खानदानी पंडित आए हुए थे, यही आश्रम में रुके थे, शाम को जाने वाले हैं, इसीलिए पूरे परिवार के साथ हम सब यहीं आ गए हैं। क्या आप वहाँ हो? तो अब हम कहाँ जाएं? माफ करना, लेकिन हमें आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक पड़ोस के घर में रुक जाओ। 3 घंटे बाद सरिता पूरे परिवार के साथ आती है। बारिश का मौसम भी था, इसीलिए दामाद के कपड़े भी गीले हो चुके थे। सब घर के अंदर जाते हैं और शीतल हंसने लगती है। दामाद का पहला दिन ससुराल में ऐसा जाने वाला है, ये तो वाकई में कुछ ज्यादा यादगार हो गया। कैसा लगा आपको आपके ससुराल में पहला दिन? माफ करना दामाद जी, हमारे खानदानी पंडित जी हैं, अब वो यहाँ आते नहीं हैं। इतने सालों में पहली बार आए थे और शाम को ही जाना था उन्हें, इसीलिए हम बिना कुछ बताए ही वहाँ चले गए। आपको इतनी परेशानी हुई उसके लिए हम बहुत माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब जो हो गया है उसको तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन मुझे अपने ससुराल का पहला दिन जरूर याद रहने वाला है। अब कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हम अब भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बाकी का दिन अच्छा जाए। दामाद का ससुराल में पहला दिन काफी अजीब तरह से जाता है, लेकिन अंत में ससुराल वाले भी काफी कोशिश करके उसे अच्छा बना ही देते हैं। रीमा और अनीता दोनों सास बहू वैष्णो माता की काफी बड़ी भक्त होती हैं और एक छोटे से गांव में वैष्णो नाम से एक ढाबा भी चलाती हैं। सुबह के समय रीमा पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति कहता है, अरे रीमा सुनो। क्या सुनो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि बहू पूजा कर रही है? किसी को ऐसे पूजा के बीच से उठाना अच्छा लगता है? माँ, मुझे काम पर भी जाना है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जाकर खुद ढूंढना, हम भी तो ढाबा चलाते हैं। कभी आज तक तुझे परेशान किया है क्या कि हमारा ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा? लेकिन तू तो छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ आ जाता है। अच्छा ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई। आपकी बहू पूजा कर रही थी इसलिए मैंने उसे टोक दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा, बस आप सुबह सुबह मुझे सुनाओ मत। सुनने वाला काम करेगा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरह दोनों सास बहू की वैष्णो माता को लेकर भक्ति बहुत ही साफ दिल से थी। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे काकी, खाने में क्या क्या है? खाने में तो सब कुछ है, पर शुद्ध शाकाहारी खाना है, लहसुन प्याज तक नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब प्योर वेज खाना ही मिलता है। जैसा नाम वैसे दर्शन, बिल्कुल सही नाम रखा है आप दोनों ने अपने ढाबे का। और नहीं तो क्या, हम सब पर वैष्णो माँ की इतनी कृपा है, तभी तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा भाई साहब, आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है? एक दाल मखनी कर दो और पनीर की सब्जी कर देना। वैसे अगर मुझे सलाद में प्याज चाहिए होगी तो मिल जाएगी। माफ करना भाई साहब, हम यहाँ पर माता रानी को भी खाना खिलाते हैं, हम उन्हें रुष्ट करके अपने किसी भी ग्राहक को खुश नहीं कर सकते। आपने जो भी मांगा है हम वो सब देंगे, लेकिन प्याज या प्याज से जुड़ा हमारे ढाबे में तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम माफी चाहते हैं। अरे इसमें माफी वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी ग्राहक के लिए ढाबे के नियम को नहीं बदल रही है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इसी तरह दोनों सास बहू के ढाबे पर काफी लोग आते हैं और वो ऐसे ही खूब तरक्की कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सास बहू अपने घर के लिए नई अलमारी लेते हैं, जो पड़ोसन जानकी देखती है। अरे इतनी जल्दी नई अलमारी? अभी पिछले महीने से तो घर की पुताई का काम करवाया था ना। लगता है मोहित बेटा का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। नहीं काकी, ये उनके काम से नहीं बल्कि सास बहू के वैष्णो ढाबे की बदौलत है। माता रानी का हमारे सर पर हाथ है, तभी तो हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है कि हमें कुछ भी सामान लेने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, ढाबा वाकई में इतना अच्छा चलता है या बस तुम दोनों दिखावा कर रही हो? अरे जानकी,
दिखावा है, दिखावा करके हमें क्या ही मिल जाएगा। हम तो बस माता रानी के नाम पर अपने ढाबे को चला रहे हैं और माता रानी भी बस हमें निराश नहीं कर रही। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। जानकी इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रीमा ग्राहक को खाना परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी गुस्सा करने लगता है। अरे ये कोई खाना है, हैं? अरे पैसों में खाना खिला रहे हो, कोई मुफ्त में नहीं जो कुछ भी खाने को दे रहे हो। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे इतना फीका खाना और ये कोई दाल है, इसमें तो बस पानी ही पानी भरा है। समझ नहीं आ रहा कि ये खाने के लिए बनी है या हाथ धोने के लिए। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? एक ही हफ्ते में तीसरी बार हमारे ढाबे की कोई शिकायत कर रहा है। तुम लोग ऐसे ही लालची होते हो। माता वैष्णो के नाम का ढाबा खोल लिया, लेकिन काम इतने छोटे। अरे माता के नाम से काम कर रहे हो, कम से कम काम में ईमानदारी तो दिखा ही सकते हो, हैं? इतना बेकार खाना, मैं इसकी एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ अब हर कोई उनके ढाबे की बुराई करने लगता है। अरे दाल रोटी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, 4 रोटी और दाल पैक कर देना, लेकिन मैं बस 20 रुपए ही दूंगी। क्या बस 20 रुपए? लेकिन दाल रोटी तो 50 की है, आप इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? अरे पानी वाली दाल के कोई 50 रुपए देगा क्या? और रोटी भी कुछ खास नहीं होती है। ऐसे खाने के तो 20 भी बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। ठीक है बहन जी, आपको जितने ठीक लगे आप उतने ही दे दीजिएगा। साथ में मटर पनीर की सब्जी भी दे देना। वैसे भी नाम की ही मटर पनीर की सब्जी होगी। कंजूस सास बहू का ढाबा है, अब ज्यादा दिन तो चल पाएगा नहीं। हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हम पहले जैसे खाना बनाते थे अब भी वैसे ही बनाते हैं। हाँ हाँ, लोग तो पागल है ना, जो बिना किसी बात के इतनी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों सास बहू कंजूसी करना छोड़ दो। लोगों के इतने ताने सुनकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, हमने ऐसा क्या किया कि लोग हमारे ढाबे के खाने की इतनी बुराई कर रहे हैं? अब तो एक एक हफ्ता हो जाता है, मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते हैं। बहू, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। अब तो वैष्णो माँ ही हमारे ढाबे का कुछ कर सकती हैं। हमें अब उन पर ही विश्वास रखना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भी दोनों सास बहू अब भी ढाबा खोल रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों सास बहुएं अपने ढाबे में बैठी होती हैं। बहू, जा जरा सब्जी काट ले, आज चूल्हा तक नहीं जला है ढाबे में। माता रानी को तो भोग लगा ही देते हैं ना। ठीक है माँ जी। रीमा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ पहले से जानकी खड़ी थी और मसालों को बदल रही होती है। हाँ, ये जानकी काकी हमारे ढाबे की रसोई में? रीमा तुरंत अपनी सास को लेकर आती है और वो दोनों चुपके से रसोई के बाहर खड़े होकर जानकी को देख रहे थे। ये सास बहू का ढाबा बहुत चल रहा था ना। इस ढाबे के दम से ही दोनों सास बहू बहुत उछल रहे थे ना। ढाबे का नाम तो खराब हो ही गया, अब कुछ दिनों में बस ताला लगने की देर है। हाँ। जानकी को मिलावट करता देख दोनों सास बहुएं समझ आती हैं और वो तुरंत रसोई में जाती हैं। ये सब तुमने किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के काम को ऐसे खराब करते हुए? अरे तुम दोनों ये यहाँ क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ और हमें अब सब कुछ पता चल गया। लेकिन आपकी भलाई अब इसी में है कि अब आप सबके सामने जाकर अपनी गलती मान लो, वरना जिस तरह सच हमारे सामने आया है ना, वैसे ही वैष्णो माँ सबके सामने सच ले आएंगी और तब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, ये आप जानती हैं। जानकी काफी डर जाती है और उसी शाम गांव वालों को ढाबे पर बुलवाती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों मैं वैष्णो ढाबे में जो भी बदलाव आए हैं वो मेरी वजह से ही आए हैं। सास बहू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जलन में आकर सब किया था। हाँ। क्या इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ, ये सब मैंने किया है। जानकी की सच्चाई बताने के बाद अब दोबारा से लोगों का भरोसा सास बहू पर वापस बन जाता है और अब वो वापस से तरक्की करने लगते हैं। ममता और उपेंद्र अपनी 4 विधवा बहुएं स्वरा, गुंजन, वेदिका और पल्लवी के साथ रहते हैं। ममता और उपेंद्र ने 2 साल पहले ही अपने 4 बेटों को एक हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया होता है।
जिसके बाद अब उनकी चारों बहुएं गांव में पूरी सब्जी का ठेला लगाकर काम करती हैं। स्वरा, ये लो, मैंने ना पूरियां बेल दी हैं, तुम फटाफट इसको तल दो। 100 पूरियों का ऑर्डर आया है आज हमें। गांव के एक बड़े आदमी का घर है जहां पर पूजा है। हमें पूजा शुरू होने के पहले ही पूरियों का ऑर्डर पहुंचाना है। गुंजन, सारा ऑर्डर पहुंच जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। पल्लवी, तुम यहाँ धीरे धीरे से सब्जी क्या काट रही हो? जाओ तुम ग्राहकों को संभालो। देखो 3 लोग ना अभी वहाँ पर राह देख रहे हैं, उन्हें फटाफट पूरी सब्जी परोस दो, ठीक है? तब तक मैं सब्जियाँ काट कर रख देती हूँ, फिर तू पका देना। ठीक है वेदिका, मैं ये कर दूंगी। चारों बहुएं एक साथ मिलजुल कर पूरे ठेले को बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनके हाथ के बने पूरी सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। सभी चटखारे लेते हुए खाते हैं और जम के तारीफें भी करते हैं। क्या बात है, ऐसी पूरी सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाई। मन करता है खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। अरे वही तो। अच्छा भाभी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सब्जी का ऑर्डर यहीं पर दे दूं। ये लीजिए एडवांस के पैसे। अरे वाह, धन्यवाद भाई साहब हमारे ठेले में ऑर्डर देने के लिए। आपका ठेला पूरे गांव में अलग और अनोखा है। यहाँ आओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी ठेले में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यहाँ एक अलग सा अपनापन है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे ठेले की पूरी सब्जियां खाने आते रहा करिए। वो चारों ठेले के काम के साथ साथ घर पर भी उतना ही ध्यान दिया करती हैं। पल्लवी, स्वरा, जाओ तुम दोनों घर चले जाओ। माँ जी और पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उन्हें दवाई दे दो। और हाँ, शाम का समय है तो चाय और नाश्ता देते आना उन दोनों को। तब तक मैं और वेदिका यहाँ ठेले के काम को संभालते हैं। ठीक है गुंजन, चल स्वरा, चलते हैं। हाँ। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी ममता और उपेंद्र अपनी चारों बहुओं से कहते हैं, बहू, हर महीने मेरी पेंशन आती है। हमारे 2 घर किराए पर हैं और साथ ही मेरी 2 ज़मीनें भी हैं। देखा जाए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। भगवान जी ने हमें सब दिया है। फिर भी तुम चारों इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों करती हो? हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन हम ये काम। कितने अच्छे विचार हैं हमारी बहुओं के। पतियों के जाने के बाद भी ये चारों उनसे कितना अटूट प्यार करती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं, ऐसी बीवियां मिलना बहुत मुश्किल है। उपेंद्र जी, सच कहूँ तो मैं भी अपनी बहुओं को आगे जाते देखना चाहती हूँ। और देखना, एक दिन इनका पूरी सब्जी का ठेला इन्हें खूब आगे ले जाएगा। ममता, शायद तुम और चारों बहुएं सही कह रही हैं। मेरी ही सोच गलत है। खैर, मैं भी तुम चारों की सोच के साथ सहमत हूँ। मेरा और ममता का आशीर्वाद तुम चारों के साथ हमेशा है और रहेगा। जीती रहो और खूब सारी प्रगति करो बहुओं। धन्यवाद पापा जी। उपेंद्र और ममता अपनी चारों बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। वो चारों उन्हें दिल से अपनी बेटियां ही मानते हैं और वो चारों भी उन दोनों का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखती हैं। ये देख उन चारों के ननद नंदोई ईशानी और युवराज दोनों खूब जलते हैं। देख रही हो ईशानी, कैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताश्री तुम्हारी भाभीियों पर अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार बरसा रहे हैं। हाँ युवराज, माँ और पापा पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस अपनी चारों बहुओं को ही बेटियां बना दिया है उन दोनों ने। ईशानी, उस दिन जब मैं पापा जी से मिलने गया था, तभी वो माँ जी के साथ बात कर रहे थे। वो भी अपनी जायदाद अपनी चारों बहुओं के नाम करने के बारे में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सच कह रहा हूँ ईशानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, उन चारों के नाम पर नहीं। तो अब क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मैं उन चारों को माँ और पापा की नज़रों में इतना गलत साबित कर दूंगी कि माँ और पापा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर, अपने दिलों से, घर से, हर जगह से बेघर कर देंगे। क्या? ईशानी अब ममता और उपेंद्र से मिलने जाती है और उन्हें चारों बहुओं के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ये तो क्या कह रही है ईशानी? नहीं, ये सरासर झूठ है। नहीं माँ, यही सच है। आप चारों की लाडली बहुएं ना बाहर जाकर आपके बेटों का सपना पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने नए आशिकों से चक्कर चला रही हैं। आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी बहुएं हमसे झूठ कह रही थी? वो बस अच्छा बनने के नाटक कर रही थी। हाँ पापा,
मैंने अपनी आंखों से देखा है उन चारों को अपने आशिकों से पार्क में गुलछर्रे उड़ाते हुए। मुझे भी बहुत दुख हुआ। न जाने क्या बीत रही होगी मेरे चारों स्वर्गवासी भाइयों के दिलों पर। माँ, पापा, वो चारों आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। समय रहते ही वो किसी दिन आप दोनों को भी अकेला छोड़कर भाग जाएंगी। क्या? लेकिन ईशानी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा इस बात पर। जानती हूँ माँ, ये बात तो विश्वास करने जैसी है ही नहीं, पर वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। समय रहते ही उन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आप दोनों तो उनके नाम पर सब कुछ करने की फिराक में हो। भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना वो चारों आपका सब कुछ लूट कर अपने ऊपर बस यूं ही बोझा हटाकर बस उस मवाली आशिकों के साथ फुर हो जाएंगी। हाँ, हे भगवान, ये बहुत गलत किया उन चारों ने हमारे साथ, बहुत गलत। ममता और उपेंद्र ईशानी की बात को सच मान लेते हैं और रात में जब चारों बहुएं ठेला बंद करके घर की ओर लौटती हैं, तभी वो अपना सारा सामान बाहर फेंका हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। उपेंद्र और ममता उन्हें खूब सुनाते हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं माँ जी, पापा जी? हमारा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा है, हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ माँ जी, पापा जी, हम पर भरोसा कीजिए। चुप हो जाओ तुम चारों। अब तुम लोगों की हमारे घर में कोई जिंदगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, तूने हमसे पैसे लिए थे और अब दे नहीं रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आज तो मुझे हमें अब पैसे देने ही होंगे, वरना तू गया काम से। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। हे भगवान, ये तो नंदोई जी को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। हमें नंदोई जी को बचाना होगा। ननद जी देखो कितनी डर रही है वो। चलो चलो। चारों बहुएं वहां जाकर उन आदमियों को उनके पैसे देती हैं और युवराज को बचा लेती हैं। ये देख युवराज और ईशानी को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अब उपेंद्र और ममता को बुलाते हैं और उनके सामने अपने सच को कबूल करते हैं। हाँ माँ पापा, मैंने आपसे झूठ कहा था, वो सब झूठ था। क्या? मुझे जलन होती थी जब आप दोनों इन चारों को इतना प्यार देते थे, और फिर आप दोनों ने इन चारों के नाम अपनी जायदाद करने का फैसला लिया। तो मैं ना डर गई और इसीलिए मैंने आप दोनों को भड़काया, ताकि आप दोनों इन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और फिर सारी जायदाद मुझे और युवराज को मिल जाए। हमने चारों भाभियों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज इन्होंने सही समय पर आकर पैसे दिए, वो भी अपनी मेहनत की कमाई के, और मेरी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोनों को अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। सभी ईशानी और युवराज को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है और साथ ही चारों बहुएं तरक्की करके अपनी पूरी सब्जी के ठेले की जगह अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जो गांव का पहला बड़ा रेस्टोरेंट होता है। मीरा और कल्पना दोनों सास बहू बहुत गरीब होती हैं। दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोनों का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है, जिसमें वो दोनों अपना स्पेशल पिज्जा पराठा बेचते हैं। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन पिज्जा पराठा बनाती हो आप दोनों सास बहू। खाकर अलग ही खुशी होती है। मैं तो और 5 पराठे खाऊंगा। अरे वाह वाह, धन्यवाद। हमने गांव में और भी कई सारी जगहों पर पिज्जा पराठा खाया है, पर आपके ढाबे पर जो पिज्जा पराठा है उसकी बात ही निराली है। स्वाद एकदम अलग है। हाँ हाँ, हमें तो बताइए, आपकी पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर हम आपको हमारी खुफिया रेसिपी बता देंगे तो हम अपने ढाबे पर क्या बेचेंगे? ये बात भी सही है। मीरा और कल्पना अपने पिज्जा पराठा ढाबा से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे उन दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। बहू, हमारा ढाबा धीरे धीरे कितनी प्रगति कर रहा है। काश तेरे ससुर जी और मेरा बेटा अशोक इन सबको देखने के लिए जिंदा होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अशोक और ससुर जी के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन एक बात भी है, वो दोनों चाहे इस शरीर से मर चुके हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी हमारे साथ है। वो दोनों हमें तरक्की करते देख बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहू, सो तो है। इसीलिए निराश होने की जगह खुश होकर अपनी तरक्की का जश्न मनाते रहना चाहिए। साथ ही अशोक और ससुर जी के लिए हमें बिना हार माने बस मेहनत करते रहना चाहिए, है ना? तूने एकदम सही कहा है बहू, कितनी समझदार हो गई है तू।
सब आपके कारण है माँ जी। मीरा और कल्पना दोनों अपने ढाबे पर आए हर बेसहारा की मदद करती, कभी कुछ पैसे देकर तो कभी मुफ्त में पिज्ज़ा पराठा खिलाकर। ऐसे ही एक दिन उनके ढाबे पर एक औरत आती है जो एकदम बेसहारा होती है। जी मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके ढाबे पर काम पर रख लीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या? लेकिन हमारे ढाबे पर हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम दोनों सास बहू मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ रुपए चाहिए तो हम दे देते हैं, उस प्रकार की मदद हम कर सकते हैं बहन। नहीं दीदी, मुझे काम चाहिए। मैंने पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। देखिए, मुझे ज़्यादा तनख्वाह ना दे तो भी चलेगा, बस काम दे दीजिए। मैं काम करके अपने बलबूते पर जीना चाहती हूँ। मुझे तो ना मेरे मायके वालों ने सहारा दिया ना ससुराल वालों ने, हर तरफ से मैंने बस ठोकर ही खाई है। आप दोनों बहुत भली हो, ये मैं जानती हूँ। अपने ढाबे पर आए हर ज़रूरतमंद की मदद करती हैं आप, इसीलिए कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों को किसी नौकर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, इसीलिए अब से ही रख लीजिए ना मुझे काम पर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देते हैं। पर बहू, हमारे पास तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ, पर जिस तरह से हमारा ढाबा दिन ब दिन प्रगति करने जा रहा है, ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए हम दोनों भी कभी कभार सारा काम ठीक से संभालने में असफल हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं। हम दोनों ढाबे के अंदर पिज्ज़ा पराठा बनाया करेंगे और ये सबको परोसा करेंगी और साथ ही बचे खुचे बर्तन भी साफ कर दिया करेंगी। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे उचित लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी माँ जी। अच्छा, तुम कल से काम पर आ सकती हो? हाँ ठीक है दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी आप दोनों को खूब खूब तरक्की दे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दामिनी है दीदी। ठीक है दामिनी, मिलते हैं कल। जी ज़रूर। दामिनी अब अगले दिन काम पर आ जाती है। वो ढाबे पर आए लोगों को पिज्ज़ा पराठा परोसती है और साथ ही बचे हुए बर्तन को साफ करती है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब क्या करूं? दोपहर के समय है, ग्राहकों का आना जाना भी थोड़ा कम हो चुका है। एक काम करो, ढाबे के बाहर की जगह पर थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकाल दो। ठीक है दीदी। दामिनी अपना काम सही से करती है, लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह के समय कल्पना और मीरा अपना ढाबा खोलने जाते हैं, तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, दामिनी का पिज्ज़ा पराठा ढाबा? ये हमारे ढाबे पर काम करने आई दामिनी, 2 दिन में इसने ढाबा खोल लिया, वो भी ठीक हमारे ढाबे के सामने। दामिनी भी अपने ढाबे पर पिज्ज़ा पराठा बेचती है, वो भी कम दाम में, जिस कारण गांव वाले अब उसके ढाबे पर पिज्ज़ा पराठा खाने आते हैं। वाह वाह, ये पिज्जा पराठा तो एकदम मीरा दीदी और कल्पना काकी के पिज्जा के पराठे के जैसा है, लेकिन स्वाद एकदम वैसे का वैसा कैसे हो सकता है? ये मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो भाई साहब, आप दोनों खाने पर ध्यान दीजिए ना। कम दाम में इतना स्वादिष्ट पिज्ज़ा पराठा आपको और कहाँ मिलेगा? ये बात भी सही कही आपने बहन जी। दिन भर मीरा और कल्पना के ढाबे पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक आकर पिज्ज़ा पराठा खाते हैं। वहीं कम दाम होने के कारण दामिनी के पास ही ज्यादा ग्राहक होते हैं। रात के वक्त, दामिनी ये तुमने बहुत गलत किया, नाटक करके तुम हमारे ढाबे पर आई, वो भी सिर्फ काम मांगने के लिए। और तुमने काम सीखने के बहाने हमारे यहाँ के सारे तरीके सीख लिए, पिज्ज़ा पराठा की खुफिया रेसिपी देख ली और अब वही पराठा तुम कम दाम में बेच रही हो। देखना, हाँ तू देखना, तेरे कुकर्मों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे जाओ जाओ, अब तुम दोनों का ढाबा तो खत्म और अब हर तरफ मेरे ढाबे की चर्चा होगी। दामिनी के ढाबे के कारण अब 2-3 दिन बाद तो कल्पना और मीरा के ढाबे पर ग्राहक एकदम ना के बराबर आते हैं और उन दोनों को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। अपना गुजर बसर करने के लिए अब उन्हें गांव में लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसे वो 3 घरों में जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन्हें अपने साथ हुए धोखे का बहुत दुख होता है। बहू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है?
हमने हमेशा इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उस आदमी को भी काम दिया, लेकिन उसने ही हमारे साथ धोखा किया। वो सब मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें न्याय ज़रूर दिलाकर रहेंगे। अब दामिनी के ढाबे की तरक्की होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिज्ज़ा पराठा बनाने की आधी सामग्री में मिलावट करती है। आधे दाम में बेच रही हूँ पिज्ज़ा पराठा। अरे भाई, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, इसीलिए अब मैं ये मिलावट वाली सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ही पिज्ज़ा पराठा बनाऊंगी। लोगों की जान खतरे में जाती है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ हो इससे पहले ही उस गांव का एक आदमी दामिनी को मिलावट करते देख लेता है और फौरन बाकी लोगों को वहां एकत्रित करता है। उससे सभी बहुत सुनाते हैं, छी दामिनी, अरे लानत है तुझ पर, पहले तूने हमारे साथ धोखा किया और अपना ये ढाबा खोला और अब तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बेशरम कहीं की। हमें माफ कर दीजिए कल्पना काकी, मीरा दीदी, हमने कम दाम देखकर इस दामिनी के ढाबे का पिज्जा पराठा खाना सही समझा, लेकिन हम गलत थे। अब ये इस गांव में पिज्जा पराठा नहीं बेचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से पिज्जा पराठा बेचूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, दफा हो जाए इस गांव से। गांव वाले दामिनी को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद कल्पना और मीरा दोनों सास बहू फिर से अपना ढाबा खोलते हैं और फिर उनकी खूब तरक्की होती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद के फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से ही कमाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।